हाय गाइस, आज हम लोग 2025 में आए हुए 8 के सीजन 1 को हम लोग रिकैप करेंगे। वेलकम टू डेयरी जिसका नाम है। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक बात बता देती हूँ कि मेरा यहाँ पे थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सी वियर्ड होगी। आप मेरे साथ इसको बेयर कर लेना। साथ ही साथ ये वाला जो रिकैप है ये एपिसोड 1 का होने वाला है, थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप अपने साथ खाने का पीने का जो भी आप चाहो लेके बैठ सकते हो। हमारे यहाँ पे ये वाला जो सीजन है 8 वेलकम टू डेयरी का जो पूरा एपिसोड हैं ये एक्चुअली में HBO ओरिजिनल है, तो आपको ये HBO मैक्स पे देखने को मिलेगा, मगर हम लोग इंडिया में इसको एयरटेल एक्सट्रीम प्ले पे भी देख सकते हैं। इसकी IGN रेटिंग 6/10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 78% फ्रेश है। थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो ये जो टेलीविजन सीरीज है ये एक्चुअली स्टीफन किंग के 1986 के नॉवेल इट पे ही बेस्ड है, और ये हम लोग को इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 2017 और 2019 वाली जो मूवीज आई हैं उसका ये प्रीक्वल है। अब यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो अब सीधे चलते हैं रिकैप की तरफ। हमारे यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत होती है। हमको एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मैडी, और वो यहाँ पे मूवी देख रहा होता है। मालूम चलता है कि वो इस एज में आ गया है जहाँ पे बच्चों को पैसिफायर यूज करने की जरूरत नहीं होती है, मगर वो तब भी पैसिफायर यूज कर रहा होता है और उससे आवाजें निकाल रहा होता है। तो उसके आगे एक लेडी बैठी हुई होती है, वो उसकी आवाजों से बहुत ज्यादा अनोय हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि थिएटर में एक आदमी है जिसका नाम है कार्ल, वो वहाँ काम करता है। वो आता है मैडी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। हमें मालूम चलता है कि पहली बार नहीं हुआ है कि मैडी बिना टिकट खरीदे थिएटर में आ गया है। हमें यहाँ पे एक और इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हैंक, और वो कार्ल का कोवर्कर होता है जो उसके पास जाके पूछता है कि क्या हो गया। तो यहाँ पे कार्ल उसको बताता है कि ये तीसरी बार है कि मैडी ने पैसे नहीं दिए हैं टिकट्स के और वो फ्री में आके शो देख रहा है। यहाँ पे उल्टा हैंक उससे पूछता है कि क्या उसने कभी उस बच्चे की फैमिली को उसके साथ देखा है, जिसके बाद वो बोलता है उसको कि वो बच्चा ही है तो उसको वो छोड़ दे, जाने दे, कोई बात नहीं। तब तक हमें यहाँ पे हैंक की बेटी होती है रॉनी, उसको दिखाया जाता है जो मैडी को ही देख रही है, क्योंकि यहाँ पे मैडी छुपा हुआ होता है। तो यहाँ रॉनी भी डिसाइड करती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं बोलने वाली किसी को। यहाँ पे कार्ल बार बार पुश कर रहा होता है जानने के लिए कि क्या उन्होंने मैडी को देखा है। तो हैंक को यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी होती है, तो वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या उसने देखा मैडी को, जिस पे रॉनी बोलती है कि हाँ उसने देखा है। ये सुनते ही मैडी को लगता है कि हो सकता है रॉनी बता दी कि वो वहाँ पे छुपा हुआ है, मगर उल्टा रॉनी दूसरे ही डायरेक्शन में पॉइंट कर देती है कि वो उस साइड भागा है। तो अब यहाँ पे हैंक और रॉनी निकल रहे होते हैं, तो इसी मौके का फायदा मैडी भी उठाता है वहाँ से निकलने के लिए। मगर जब वो बाहर आता है तो कार्ल उसको देख लेता है। मैडी तो वहाँ से भागता हुआ निकल जाता है और कार्ल उसके पीछे भाग रहा होता है, उस पर चिल्ला रहा होता है। हम यहाँ देखते हैं कि थोड़ा सा समय बीता है और मैडी यहाँ पे अकेले ही सुनसान सड़क पे चल रहा होता है, मगर आज का सर्कमस्टेंस डिफरेंट है। मालूम चलता है कि मैडी पहले भी डेयरी को छोड़ के भागने का प्लान किया हुआ है, मगर कभी उसके थ्रू नहीं जा पाया, मगर आज वो ऐसा करके रहेगा। वो जाती हुई गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, मगर कोई गाड़ी रुक नहीं रही होती, मगर फॉर्चुनेटली वहाँ पर आके एक गाड़ी रुकती है। मालूम चलता है कि उस गाड़ी में एक कपल है अपने 2 बच्चों के साथ। यहाँ पे जो ड्राइवर है, मतलब जो फादर है उस फैमिली का, वो मैडी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और यहाँ पे जो मदर होती है फैमिली की, उसको बहुत ज्यादा दया आ रही होती है मैडी पे, तो वो उसको बोलती है कि वो आके गाड़ी में पहले बैठे जिससे कि वो फ्रीज ना हो जाए ठंड में। जिसके बाद जो फादर होता है वो मैडी से पूछता है उसके पेरेंट्स के बारे में, जिससे कि वो उसको उसके घर जाके छोड़ सके, मगर मैडी यहाँ बोलता है कि उसको घर नहीं जाना है और उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, बस वो उसको वहाँ से बाहर निकाले। यहाँ पे जो मदर होती है वो बोलती है कि वो लोग पोर्टलैंड जा रहे हैं, और यहाँ और कोई सवाल जवाब नहीं होता इन लोग के बीच में, और वो लोग निकल जाते हैं। अब ये लोग रास्ते में होते हैं तो रेडियो ऑन किया जाता है। न्यूज रिपोर्ट वहाँ पर आ रही होती है जो बात कर रही होती है एक नए अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में जो मॉस्को में हो रहा है, और यहाँ पे एक्सपर्ट्स बोल रहे होते हैं कि उस टेस्ट की वजह से जो रेडिएशंस हैं उससे ग्लोबली थ्रेट हो सकता है लोगों को। जो बच्चे होते हैं वो लोग बोलते हैं कि उन्हें ये सब नहीं सुनना, तो रेडियो का चैनल चेंज किया जाए। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मैडी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अजीब अजीब सी चीजें होते हुए नोटिस कर रहा होता है। हमें मालूम चलता है कि जो बेटी है उसका नाम होता है आर्लीन, और वो यहाँ पे टिफिन खोलती है जिसमें बहुत सारा लिवर रखा हुआ होता है, और उसमें जो ब्लड होता है उसमें वो फिंगर डाल के डिप करके बार बार उसे स्मेल कर रही होती है। जिसके बाद वो उसी फिंगर्स को मैडी की तरफ भी लेके जाती है जिससे कि वो भी स्निफ करे उसको। अचानक से हम देखते हैं कि जितने लोग हैं गाड़ी में सब यहाँ बहुत जोर जोर से हंसने लगे हैं।
हैं और बहुत अजीब तरीके से हंस रहे होते हैं। ऐसे देख के लग रहा है कुछ तो इनके माइंड में फ्लिप कर गया है। और जैसे जैसे समय बीतता है ये लोग और सिनिस्टर लाफ कर रहे होते हैं। मैडी यहाँ पे समझ जाता है कि वो अपने आप को बहुत ही बुरे कंडीशन में और सिचुएशन में उसने अपने आप को फंसा लिया है। मैडी यहाँ पे विंडो के बाहर देखता है तो उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे जो साइन है वो तो बोल रहा है कि वो लोग वापस से डेयरी में आ गए हैं। उसको देख के वो कंफ्यूजन में यहाँ पूछता है कि वो लोग तो पोर्टलैंड जा रहे थे। मैडी यहाँ पे उनको बोलने लगता है कि उन्हें गाड़ी रोकने की जरूरत है, मगर जो फादर है उस फैमिली का वो उसको इग्नोर करता है और जो वॉल्यूम होता है रेडियो का उसको और तेज करते रहता है। आगे थोड़ा सा चलते हैं तो उसको यहाँ एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है तो वो उनको बोलता है कि उनको वहाँ पे रुकने की जरूरत है क्योंकि उसको वॉशरूम जाना है, मगर इस रिक्वेस्ट का भी कोई यहाँ जवाब नहीं देता उसको। हम तब तक यहाँ पे बाकी दोनों बच्चों को देख रहे हैं जो बहुत ही अजीब तरीके से रैंडम वर्ड्स बोले जा रहे हैं, मतलब रैंडम मीनिंगलेस वर्ड्स जो होते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है वो लोग बोले जा रहे हैं उसको। और साथ ही साथ थोड़ा ही समय बीतता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो लोग भी सेम चीज करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर गया होता है मैडी, तो डेस्परेटली वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है गाड़ी का, मगर दरवाजा लॉक्ड होता है। जिसके बाद वो स्टीयरिंग व्हील को इधर उधर हिलाने की कोशिश करता है और इसी प्रोसेस में जो मदर होती है फैमिली की उसके पेट पे चोट लग जाती है। ऐसा होते ही वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और देख के लग रहा है कि जैसे उसको कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो गए हैं और गाड़ी में ही ऐसा लग रहा है कि वो बर्थ देने वाली है। यहाँ पे उसका जो हस्बैंड होता है और दोनों बच्चे होते हैं वो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे चैंटिंग कंटिन्यू कर रखा है उन्होंने, और तभी देखते देखते जो बच्चा है वो भी पैदा हो जाता है। मगर पैदा होते ही हम देख पाते हैं कि वो इंसान का बच्चा जैसा तो नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे जो फैमिली होती है वो तो बड़ी खुश लग रही होती है, मगर मैडी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि वो जो क्रीचर पैदा हुआ है वो देख के बहुत ही ज्यादा अजीब है, एक मॉन्स्टर बेबी जैसा। अब यहाँ पे जो मदर होती है वो बहुत ही अजीब तरीके से दोबारा से हंसने लग जाती है और वो जो मॉन्स्टर बेबी होता है उसके एम्बिकल कॉर्ड से उसको पकड़ा हुआ होता है उसने, जिसकी वजह से वो जो क्रीचर होता है वो चिल्लाने लगता है और गाड़ी में इधर उधर जाके वो हर जगह ब्लड स्प्रे करने लग जाता है। यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इस क्रीचर की हरकत को देख के बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश हैं, प्लेजर में देख रहे हैं और मगर कुछ कर नहीं रहे होते हैं। ऐसे लगता है जैसे अपनी जगह पे ही वो लोग फ्रीज कर गए हैं। मगर मैडी यहाँ पे उस चीज को इग्नोर करना चाहता है तो वापस से वो अपने मुंह में पैसिफायर को डालने लगता है। तभी वो दोनों बच्चे जो होते हैं वो मैडी को बहुत ही अजीब तरीके से घूरने लग जाते हैं और एक ही इंस्टेंस में हम देख रहे हैं कि वो जो मॉन्स्टर्स बेबी है, वो जो क्रीचर है, वो एकदम से कूद गया है मैडी पे। हम यहाँ पे सिर्फ मैडी का जो पैसिफायर उसके मुंह में था उसको ही उड़ते हुए जाते हुए देख रहे हैं हम लोग, जो पानी में गिर गया है। और वो जो फैमिली होती है वो अभी भी बहुत ही अजीब तरीके से हंसी रही होती है। जिसके बाद हमारे यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें 4 महीने आगे दिखाया जा रहा है। अप्रैल का महीना है, साल है 1962 का। हम लोग यहाँ पे एक बच्चे से मिलते हैं जिसका नाम होता है फिल, और हमें मालूम चलता है कि उसको एविएशन से ऑब्सेशन है, टू द पॉइंट कि वो स्कूल जाने से पहले सारे एविएशन जो वहाँ से जा रहे होते हैं उन सबको वो अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करता रहता है। तब तक हमें पास में एक एयरबेस का भी दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग 2 लोग को देख रहे हैं। इसमें से एक का नाम है मेजर लेरॉय हैलन और दूसरे का नाम होता है कैप्टन रूसो। वो लोग वहाँ पर आए हैं जिससे कि वो अपने नए जॉब में ज्वाइन कर सके, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वहाँ पे आके वो ले सके। हम लोग यहाँ पे हैंडलन को देखते हैं कि बहुत एक्साइटेड है वो डेयरी में आके, मगर उसका जो पार्टनर होता है वो वहाँ पे आके देख के लग रहा है कि खुश नहीं है। ऐसा मालूम चलता है कि रूसो जो है वो ऐसा असाइनमेंट अपने लिए तो खुद चूज नहीं करता, मगर हैंडलन की वजह से, क्योंकि वो ऐसा अपबीट इंसान है, उसकी वजह से वो इसको एक्सेप्ट भी शायद कर लिया है। और वो इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान है कि देख के लग रहा है कि जो टेंशन यहाँ हम लोग देख रहे हैं यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में जो चल रहा है उसको लेकर भी वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखता है। क्योंकि हमें मालूम चलता है कि वहाँ पे बीचों बीच है कोल्ड वॉर का सारा सिचुएशन हमें दिखाया जा रहा। हम यहाँ पे एक कर्नल को देखते हैं जिसका नाम होता है कर्नल फुलर। वो यहाँ पे आके इन दोनों को पर्सनली वेलकम करता है। जिसके बाद वो यहाँ पे जब बातें हो रही होती हैं इन लोग की, तो वो बताने लगता है कि कैसे मेजर हैंडलन के जो स्किल्स हैं और साथ ही साथ जितना एक्सपीरियंस वो अपने साथ लेके चलता है वो सारी चीजें डेयरी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्योंकि उनको वो हेल्प कर सकता है। आगे वो ये भी बताता है कि वो जो एयरबेस है वो देख के तो लग सकता है कि जैसे वो मिडल ऑफ नोवेयर में है, मगर एक्चुअली में 6 में से एक सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट वाला एयरबेस है वो। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि यूएस का नॉर्दर्न मोस्ट बेस है वो, और साथ ही साथ वो लोग चाहे कुछ भी होगा सबसे पहले फ्रंट लाइंस में आते हैं। हमें ये भी मालूम चलता है कि इनके एयर बेस से जो सोवियत यूनियन वाला एयर स्पेस है वो यहाँ
पे फ्लाइट टाइमिंग के हिसाब से सिर्फ 7 घंटे की दूरी पर ही है, जो आता है आर्कटिक ओशन को क्रॉस करते ही। तो अगर कोई न्यूक्लियर थ्रेट होगा तो सबसे पहले इनको इम्पैक्ट होने वाला है और ये पहले लाइन ऑफ डिफेंस बनने वाले हैं। जब ये आसपास ही उस फैसिलिटी में देख रहे होते हैं, गाड़ी में ही होते हैं, तो कैप्टन रूसो का ध्यान जाता है एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, जिसको यहाँ मार्क करा गया होता है स्पेशल प्रोजेक्ट्स के नाम से। अब यहाँ पे जो कर्नल फुलर होता है वो देख लेता है कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा है, इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से पूरे टॉपिक को ही चेंज कर देता है और टॉपिक वापस ले जाता है वो हैनलैंड पे, जहाँ वो उससे पूछने लगता है कि क्या वो प्लान कर रहा है कि एयरबेस में ही रहने का। मगर यहाँ पे मेजर बोलता है कि नहीं, उसका कोई इंटेंशन नहीं है एयरबेस में रहने का, बल्कि वो यहाँ पे टाउन में एक घर को रेंट करने वाला है। मोस्ट ऑफ इट सब कुछ हो चुका है और थोड़ी बहुत चीजें जो बची हुई हैं उसको वो उसके फैमिली के वहाँ आने से पहले सॉर्ट कर देगा, जिसके बाद जल्दी हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो कॉन्वर्सेशन है वो खत्म ही हो गया है। अब यहाँ पे हमें डेयरी में एक स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ हम एक बच्ची को देख रहे हैं जिसका नाम है लिली, और वो जैसे ही अपना लॉकर खोलती है तो वैसे ही एक बॉटल होता है जिसमें बहुत सारे पिकल्स रखे हुए हैं, वो गिर जाता है और फ्लोर पे शैटर करके पूरा फैल जाता है। इसको देख के जो अभी हुआ है जस्ट अभी, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड होती है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे कॉरिडोर में और बच्चे होते हैं जिनका ध्यान चला जाता है इस चीज पे। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो फ्रेंड है मार्च, वो वहाँ पे आती है और वो बहुत ज्यादा कंसर्न लग रही है इसके लिए, और आके उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। लिली यहाँ बोलती है स्माइल करते हुए कि हाँ वो ठीक है, मगर फिर भी हम सुन पा रहे हैं कि वो मजाक में ही सही आगे कमेंट भी ऐड करती है कि वो एंड ऑफ डे तक पिकल जैसे ही अब स्मेल करेगी। मार्च यहाँ पे बोलती है कि वो अपने नए ग्लासेस को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही है, तो यहाँ पे लिली उसको बोलती है कि बड़े नहीं है ग्लासेस उसके लिए, बिल्कुल सही है, परफेक्ट और उस पे अच्छे लग रहे हैं। मगर तब भी मार्च यहाँ पे देख के लग रहा है कि कन्विंस्ड नहीं हुई है। तब तक हमें स्कूल में दूसरे साइड दोबारा से फिल को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त टेडी के साथ है, और हमें मालूम चलता है कि फिल बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड है एटॉमिक एज जो चल रहा है अभी फिलहाल उसको लेके, और साथ ही साथ वो एलियंस को लेके जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं उसको भी बता रहा होता है। वो यहाँ बोलता है कि उसका ऐसा मानना है और वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिकली कन्विंस्ड है कि जो मार्शियंस हैं वो यहाँ डेयरी में छुप के रह रहे हैं। वो ये भी बोलने लगता है कि उसको लगता है कि जो एयरबेस है वहाँ पे पकड़ के उनको फ्रीज करके रखा हुआ है, जहाँ पे उन पे एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं। टेडी यहाँ पे फिल से पूछता है कि क्या उसने एग्जाम के लिए पढ़ाई करी है, मगर हम लोग फिल का रिस्पॉन्स देखते हैं कि वो यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसको पढ़ाई करने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि उसका यहाँ पे मानना है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। हमें वापस से यहाँ पे एयरबेस का दिखाया जाता है। मालूम चलता है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके बीच में किसी तरह का तनाव चल रहा है। हम यहाँ पे एक एविएटर को देखते हैं जो होता है सार्जेंट मास्टर्स, और वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस कर रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा रिजेंट कर रहा है हैनलैंड के तरफ, क्योंकि वो उसको बहुत ही ज्यादा रेशियली देखा जाए तो रिजेंट कर रहा होता है, क्योंकि उसको नहीं चाहिए कि उसके ऊपर जो उसको रिपोर्ट करे वो इंसान पर्सन ऑफ कलर हो, और ना ही वो ये मानता है कि उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है उसको वो प्रॉपर रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, तो वो शो नहीं करने वाला, ना ही उसके दिए हुए रूल्स को फॉलो करेगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि टेंशन बढ़ता जा रहा है। तब तक हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि इसके पहले की कोई और चीज वहाँ पे खराब हो, जनरल शॉ आ जाता है। आते ही वो मास्टर्स के पास जाता है और उसको उसके लैक ऑफ डिसिप्लिन के लिए सुनाने लग जाता है। साथ ही साथ वो यहाँ पे एकदम क्लियर बोलता है कि इस एयरबेस में जो रैंक और रिस्पेक्ट है उसको बैठ के ये लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे सार्जेंट मास्टर्स को देख के लग रहा है कि सारी चीज से वो ह्यूमिलेटेड तो फील कर रहा है, मगर धीरे धीरे वो थोड़ा सा ठीक हो गया है, अपने लाइन पर आ गया है, और फिर वो मेजर हैनलैंड को सल्यूट भी करता है। यहाँ पे शॉ इस चीज को देख के नोट करता है और क्लियर करता है कि वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन एयरबेस पे टॉलरेट नहीं करने वाला। हमें यहाँ पे रात का दिखाया जाता है। वापस से हम लोग टेडी और फिल को देख रहे हैं। फिल यहाँ पे विंडो से स्पाई कर रहा होता है नेबर पे, जो यहाँ पे अपने कपड़ों को चेंज कर रही होती है, मगर टेडी उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो फिल यहाँ पे पूछने लगता है टेडी से कि वो कर क्या रहा है, तो टेडी बोलता है कि वो अपना होमवर्क कर रहा है। अब यहाँ पे फिल और चीजें करने लगता है, होमवर्क छोड़ के बाकी सब कुछ करने लगता है, और नोटिस करता है कि टेडी जो है वो अभी भी डिस्ट्रैक्टेड है। तो वो उससे दोबारा पूछता है कि उसके साथ चल क्या रहा है। टेडी यहाँ पे बोलता है कि आज एग्जैक्टली 4 महीने हो गए हैं जब से मैरी यहाँ पे डिसअपियर हुआ था। फिल को देख के लग रहा है कि उसको इस चीज को लेके कंसर्न नहीं है, ये बुरा नहीं लग रहा है, और यहाँ पे वो बस इतना ही बोलता है कि ये काफी बुरी बात है। जिसके तुरंत बाद ही जैसे ही उसको मौका मिलता है वो
वो सब्जेक्ट को ही बदल देता है। अब यहाँ पे टेडी इस एटीट्यूड से फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है और बोलता है कि उन्हें मैटी के बारे में बात करनी चाहिए। तो फिल यहाँ पे बोलता है कि मैटी के बारे में बात करने से मैटी वापस आ नहीं जाएगा। टेडी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन को आगे पुश करता है और बोलता है कि अगर मैटी मर ही गया है तो उसकी बॉडी क्यों नहीं मिली। इसीलिए उसका मानना है कि उसका जो दोस्त है वो अभी भी जिंदा है। और वो बोलता है कि हो ना हो मैटी सिर्फ वहाँ से भाग के चला गया है डेरी से। फिल यहाँ पे बोलता है कि उसको नहीं मालूम कि मैटी के पास क्या ही रीजन होगा भाग के जाने का वहाँ से, क्योंकि उसके पास ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। तो टेडी यहाँ पे फिल को रियलाइज कराता है कि मैटी के एज सच कोई दोस्त नहीं है। फिल यहाँ पे आर्ग्यू करने लग जाता है कि उन लोग को पैसे नहीं मिलते हैं यहाँ पे मैटी के बर्थडे पार्टी में अटेंड करने के, जिससे कि वो उसको कुछ लेके दे सके, और जो कैंडी है वो पैसों में काउंट नहीं होता। मगर टेडी यहाँ पे साय करते हुए बोलता है कि अंत में देखा जाए तो बाकी सारी चीजों को छोड़ दें तो ये वाली जो चीज है ये सेम ही हो जाती है। यहाँ पे फिल थोड़ा सा देख के लग रहा है रूड होने लग गया है, मैटी के मोम की साइड लेता है और बोलता है कि एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने मैटी पे फेवर ही किया है। मगर यहाँ पे टेडी इस चीज को नहीं बाय कर रहा होता और वो बोलता है कि उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि जिस दिन मैटी गायब हुआ था उस दिन उसका बर्थडे था। यहाँ पे फिल बोलता है कि इस वजह से मैटी नहीं भागा है कि हम लोग को उसका बर्थडे याद नहीं था। और जहाँ तक यहाँ पे उसका मानना है तो वो मानता है कि मैटी जिंदा नहीं है। ये सुनते ही टेडी अपना एकदम कूल जो अपना रखा हुआ था फसाड अब तक उसको वो एकदम ही लूज कर देता है और वो डिसाइड करता है कि वो फिल के घर से ही चला जाएगा। हमें यहाँ पे वापस से लिली को दिखाया जा रहा है जो अपने बाथरूम में है और एकदम एब्सेंट माइंडेडली उसके हाथ में जो ब्रेसलेट होता है उससे वो खेल रही होती है। देख के लग रहा है कि उसको भी मैटी की याद आ रही है यहाँ पे, और वो याद कर रही होती है कि कैसे वो उसको कुछ समय पहले एक लुकआउट पे ले गया था, जहाँ पे वो जो लुकआउट था वो तो बंद हो चुका था काफी समय पहले, मगर इन लोगों ने मैनेज कर लिया था वहाँ जाना। यहाँ पे उसको ये भी याद आ रहा होता है कि कैसे मैटी ने बताया था कि फिल और टेडी एक बार कोशिश किए थे वहाँ पर आने का और उन्हें मालूम चला था कि वहाँ पे जो केयर गिवर है उस लुकआउट का वो उसको लॉक नहीं करता है। तो इसी वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया था कि उस जगह को वो लोग अपना एक सीक्रेट हाइड आउट बनाने वाले हैं। हम यहाँ पे लिली को देख रहे हैं कि वो वहाँ पे जाके जो व्यू उसके सामने है उसको देख के वो बहुत ही ज्यादा स्टंट और मेस्मराइज्ड है। और यहाँ मैरी उसको बोल रहा होता है कि वो फिल और टेडी को कभी ना बताए कि वो उसको वहाँ पे लेकर आया था। यहाँ पे वो उससे पूछती है कि क्या वो सोचता है कि वो पागल है वहाँ पे आने के लिए, तो मैटी उसको बोलता है कि उसको ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद यहाँ पे इनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो थोड़ी सी सीरियस टर्न होती है जब मैटी यहाँ लिली से पूछता है उस दिन के बारे में जिस दिन उसके साथ कुछ हुआ है उसके और उसके फादर के बीच में। यहाँ पे हम लिली को देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी वो सैड होते हुए बता रही है कि वो वाला दिन था जब वो और उसकी मॉम गए थे उसके डैड को पिक करने के लिए, जो एक पैकेजिंग फैक्ट्री में काम करते थे, जहाँ पे बेसिकली वो लोग पैकेज करते थे पिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स को। और जब वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो उसको यहाँ रियलाइज हुआ था कि वो फैक्ट्री के अंदर अपना एक रिंग है, मूड रिंग है, वो भूल गई है। देखा जाए तो वो रिंग काफी सस्ता सा टॉय टाइप ही था जो उसने जस्ट खरीदा था। अब यहाँ पे डिस्पाइट कि वो बहुत चीप सा ट्रिवियल सा चीज था तब भी उसके जो फादर थे वो उसको लेने के लिए गए थे वापस, और ऐसा करने के प्रोसेस में वो वहाँ पे जो बहुत सारे मशीन्स थे उनमें से एक में वो फंस गए, और वो जो मशीन था वो उनके वर्क स्टेशन का पार्ट भी नहीं था। यहाँ पे उसके फादर ने कोशिश करी थी गियर्स के थ्रू क्लाइंब अप करने की, ये सोचते हुए कि वो ऊपर चढ़ के उसको किसी तरह से रोक पाएंगे। और जब तक उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जो सारी चीज है ये कंट्रोल दूसरे स्टेशन से हो पाएगी तब तक बहुत लेट हो गया था, और ऐसा होने की वजह से उनकी उस मशीन में ही डेथ हो गई थी। और जल्द ही कुछ ही समय के बाद रूमर स्प्रेड होने लग गए कि उसके फादर के जो रिमेन्स थे वो मिक्स हो गए हैं पिकल जार्स के कंटेंट के साथ। मैटी यहाँ पे लिली को प्यार से समझाने लगता है कि उसको अपने आप को इस चीज के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपने आप को इसके लिए गिल्ट ट्रिप नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और इसी प्रोसेस में हम देख पाते हैं कि वहाँ पे उनके बैकग्राउंड में फायरवर्क शुरू हो गए हैं। वो दोनों फायरवर्क्स को देख तो रहे होते हैं मगर देख के हमें लग रहा है कि इन दोनों के माइंड में अलग अलग चीजें चल रही हैं। यहाँ पे मैटी उसको न्यू ईयर विश करता है और लिली यहाँ उसको थैंक यू बोलती है कि वो उसको वहाँ पे लेकर आया, जिससे कि उसके साथ क्या हुआ था उसके फादर को लेके उसके बारे में वो बात कर सके, क्योंकि उसके अराउंड जितने भी और लोग हैं वो लोग इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पे इम्पल्सिवली हम देख रहे हैं कि मैटी लिली को किस करना चाहता है मगर लिली पीछे हो जाती है। इस चीज से मैटी एम्बैरेस हो जाता है और बोलता है एडमिट करते हुए कि उसने अभी जस्ट जो चीज करी है वो एक गलती है। लिली यहाँ पे उसको याद दिलाती है कि वो लोग सिर्फ दोस्त हैं, और यहाँ पे हम मैटी को
देख पा रहे हैं कि काफी सैड है वो इस चीज से, और वो उसको गुड बाय बोल के ये भी बोलता है कि उसके जो फादर हैं उनको पता नहीं चलना चाहिए कि वो बाहर है। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है। लिली यहाँ पे उसको रोकने की कोशिश करती है मगर मैटी रुकता नहीं है। हमें वापस से प्रेजेंट में लिली का दिखाया जा रहा है जो अभी भी एकदम एब्सेंट माइंडेडली उसी ब्रेसलेट को देख रही होती है, नॉस्टैल्जिक हो रही होती है कि तभी उसके रूम में उसकी मदर आ जाती है और उसको याद दिला रही होती है कि अगले दिन के लिए उसको अपने कपड़े तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि मालूम चलता है कि अगले दिन ये लोग सेमेटेरी जा रहे हैं उसके फादर के ग्रेव पे। लिली यहाँ पे बोलती है कि उसको नहीं जाना है वहाँ पे, मगर उसकी मदर इंसिस्ट कर रही होती है कि इस सारी चीज को पूरे 1 साल हो गए हैं और वो लोग उनके ग्रेव पे नहीं गए। लिली बोलती है कि उसको ये चीज मालूम है कि वो 1 साल से अपने फादर के ग्रेव पे नहीं गई है, मगर साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि वहाँ पे वो जाने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। यहाँ पे उसकी माँ उसकी बात समझ तो रही होती है मगर थोड़ा सा फॉर्मनेस के साथ बोलती है कि सिर्फ लिली ही वो इंसान नहीं है जिसके साथ कुछ हुआ है जो इतना ज्यादा दर्दनाक है, तो जितना जल्दी हो सके वो इस चीज को फेस करे बोल्डली तो उतना ही बेटर होने वाला है उसके लिए। अचानक से उसकी माँ जब चली जाती है तो लिली यहाँ पे मुड़ती है सिंक की तरफ, क्योंकि उसको उसके बाथरूम का जो सिंक वाला ड्रेनेज होता है वहाँ से उसको कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। लिली को यहाँ पे लगता है कि हो सकता है कि वो मैटी है, तो डेस्परेट होके वो पूछने लग जाती है कि वो कहाँ पर है। वो रोते रोते उसको बोल रही होती है, बेग कर रही होती है बेसिकली कि वो वापस घर आ जाए, मगर उसको ऑपोजिट साइड से सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही होती है जो बोल रहा होता है कि वो उसको नहीं आने देगा। तभी अचानक से जो ड्रेन होल है वहाँ से खून लगे हुए जो फिंगर्स होते हैं वो बाहर आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और उसको देख के लिली बहुत ही बुरी तरीके से पैनिक होके चिल्लाने लगती है। हमें अगला दिन दिखाया जाता है यहाँ पे, और वो मार्च से मिलती है और उसको बताती है एग्जैक्टली कि क्या चीज हुई उसके साथ, और वो बताने लगती है कि कैसे मैटी ने उससे बाथरूम का जो ड्रेन था, सिंक वाला ड्रेन था, उसके थ्रू उसने उससे बात करी। और ये सुन के मार्च बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है, और उसका कंफ्यूजन और ज्यादा इसलिए होता है कि यहाँ पे मैटी अगर मर गया है तो वो यहाँ पे लिली को कांटेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो लिली और मैटी एज सच जब मैटी जिंदा भी था तब भी एज सच बात नहीं करते थे, तो अब कांटेक्ट करने का तो बिल्कुल ही मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पे मार्च को लगने लग जाता है कि बाकी लोग अगर ये सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, इसी वजह से वो उसको लिली को बेसिकली बाथरूम में लेके जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि बाकी लोगों को लगेगा कि ये दोनों पागल हो गए हैं। लिली यहाँ पे बार बार मार्च को बोल रही होती है कि जो उसने सुना था वो सच में उसने सुना है, वो इमेजिन नहीं कर रही है, और मार्च यहाँ पे उसे रीजन करना चाह रही होती है और प्रैक्टिकली उसको उस चीज से निकालना चाह रही होती है, तो उसको याद दिलाने लगती है कि समर स्टार्ट होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो इन लोग को उसके थ्रू निकलना है बिना लोगों के यहाँ पे नजर में आए और बिना लोग उनके बारे में गॉसिप करें, उन्हें बस 2 महीने निकालने हैं, खासकर लिली के कॉन्टेक्स्ट में। अब लिली को ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे बोलने लग जाती है कि मार्च को क्या इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पे मार्च हम देख रहे हैं क्लियरली कि एकदम विक्टिम कार्ड खेल रही है, और लिली को बोलने लग जाती है कि वो सिर्फ उसकी एक फ्रेंड बन के उसको सही सलाह दे रही है और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फिल और टेडी को दिखाया जा रहा है वापस। यहाँ पे वो लोग अपने बाइसिकल राइड कर रहे होते हैं और फिल बार बार टेडी को बम्बार्ड कर रहा होता है अपने एलियन के थ्योरीज को लेके, और हम लिली को देख पा रहे हैं कि उनका जो सीक्रेट हाइड आउट है वहाँ पे ऑलरेडी वो पहुंची हुई है, उनके आने का वेट कर रही है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो लिली से पूछते हैं कि वो वहाँ पे क्या कर रही है, तो लिली उनको बोलती है कि उसे उन दोनों से बात करने की जरूरत है। अब यहाँ पे हमें मालूम है ऑलरेडी इतने देर में कि फिल हमेशा ही पैरानोया में जी रहा होता है, तो उसको फर्स्ट इंस्टेंस में लगता है कि लिली बताने वाली है जो उसके फादर के रिमेन्स है उसको लेके सारी चीजें कि वो कहाँ पर है, और टेडी यहाँ उसको बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिल यहाँ पे बोलता है कि मैटी ने बोला था कि वो इस हाइड आउट के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, और साथ ही साथ वो उनको सिर्फ वहाँ पे एक ही बार लेकर आया है। ये सुन के लिली काफी शॉक लग रही है, क्योंकि उसको लगता था कि ये तीनों तो काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, मगर फिल यहाँ पे बताता है कि जो पूरा सिचुएशन है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जिसके बाद लिली का वो इंसिडेंट रात में जो हुआ था बाथरूम वाला वो बताती है इन दोनों को। टेडी इस चीज को काफी सीरियसली सुनता है और लिली से कंफर्म करते हुए पूछता है कि क्या वो एकदम ही श्योर थी कि जो आवाज उसको सुनाई दे रही थी वो मैटी की ही थी, और लिली यहाँ पे एकदम ही श्योरिटी के साथ बोल रही होती है कि हाँ वो मैटी ही था, और बताने के बाद वो होप कर रही होती है कि वो उसकी बातों पे विश्वास करेंगे, मगर फिल को हम देख पा रहे हैं कि उसका स्केप्टिसिज्म सामने आ रहा है और वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। टेडी यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा डिप्लोमेटिकली यहाँ हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है, बोलता है कि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, मगर इसको पूरी तरीके से रूल आउट भी नहीं किया जा सकता इसकी पॉसिबिलिटी को। हम फिल को देख रहे हैं कि वो अभी भी इस चीज को बाय नहीं कर रहा होता, तो टेडी यहाँ पे एक ऐसी बात बोलता है जिसकी वजह से फिल को मजबूरन ही सही सुनना
पड़ जाता है, जहाँ वो उसको स्पेसिफिकली बोलता है कि वो सारे एलियंस की कहानी को लेके तो विश्वास कर रहा है, मगर मैटी यहाँ पे कांटेक्ट करना चाह रहा होगा या वो जिंदा होगा, इस चीज को लेके वो पूरा स्केप्टिसिज्म दिखा रहा है। लिली यहाँ पे ये सुनने के बाद उसको थोड़ा सा होप लग रहा होता है कि ये दोनों अब इसकी बात पे विश्वास करेंगे। तो टेडी यहाँ बोलता है कि वो चाह तो रहा है उसकी बात पे विश्वास करना, मगर हर जगह इतनी ज्यादा अजीब अजीब कहानियां चल रही हैं कि कुछ चीजें सही भी हो सकती हैं, कुछ चीजें नहीं भी हो सकती हैं, और इस स्पेसिफिक केस में वो श्योर नहीं है कि क्या होना चाहिए। अब ये जानने के बाद लिली बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है, वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसको लग जाता है कि ये दोनों भी उसकी बात को नहीं समझ रहे। वापस हमें यहाँ पे एयरबेस का दिखाया जाता है, जहाँ पे शॉ बता रहा होता है हैनलिन को कि जिस आदमी ने उसको डिसरिस्पेक्ट करा था उसको पनिशमेंट मिल चुका है, और यहाँ पे जो उसने इंसिडेंट क्रिएट करा था उसको रिकॉर्ड किया जाएगा उसके फ्लाइट रिकॉर्ड में। शॉ यहाँ पे दोबारा से बोलता है कि वो इस तरीके का जो बिहेवियर है अपने बेस में, अपने लोगों के बीच में, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि हैनलिन बहुत ही अच्छा पायलट है, मगर उसका जो पूरा करियर ग्राफ है वो एकदम ही गिर गया था जब उसके साथ एक मिशन पे एक इंजरी हो गई थी, और वो जो इंसिडेंट था उससे वो एक अकेला सोल सर्वाइवर रहा है उसका। ये सब होने के बावजूद भी उसको इस बेस में असाइन करा गया है एक नए प्लेन को टेस्ट करने के लिए। दूसरी तरफ अब हमको यहाँ पे टेडी को दिखाया जा रहा है जो डिनर कर रहा है अपने फैमिली के साथ बैठ के। मालूम चलता है कि टेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली को बिलोंग करता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट जूइश कम्युनिटी को बिलोंग करता है। यहाँ पे टेडी के जो फादर होते हैं खाना खाते टाइम टेडी को नोटिस कर रहे होते हैं, और वो देख पाते हैं कि टेडी किसी चीज को लेकर डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो उससे पूछते हैं कि ऐसी कोई चीज है क्या जो उसको बॉदर कर रही है। यहाँ पे नर्वस होते हुए भी टेडी हिम्मत जुटा के अपने फादर से पूछता है कि ऐसा होना पॉसिबल है क्या कि किसी ने यहाँ पे किडनैप कर लिया है एक बच्चे को और उसको अंडरग्राउंड रखा हुआ है, बेसिकली अंडरग्राउंड सुअर्स में महीनों तक रखा हुआ है। हमें मालूम चलता है कि टेडी के जो फादर हैं उनको इस तरीके के कॉन्वर्सेशंस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इनफैक्ट वो पसंद ही नहीं करते हैं, खासकर खाना खाते टाइम डिनर टेबल पे। तो वो यहाँ पे बताते हैं कि उन लोग को एज जूइश पीपल बहुत अच्छे से मालूम है कि इस दुनिया में क्या क्या हॉरिफाइंग चीजें हुई हुई हैं। जिसके बाद वो टेडी पे गुस्सा भी होने लग जाते हैं और उसको बोलते हैं कि उसको इतना ज्यादा जो फैंटेसी कॉमिक्स हैं ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें दिखता है कि टेडी यहाँ पे अपने बेड में है, सोने से पहले वो अपनी कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है कि अचानक से उसके घर में, उसके रूम में बेसिकली जो लैंप होता है वो एकदम से बंद हो जाता है। उसको वो ऑन करता है मगर वो लैंप दोबारा से बंद होने लगता है, और बार बार रिपीटेडली साइकिल में ये चीज चल रही होती है। अब जब तीसरी बार ऐसा होता है और टेडी यहाँ पे उस लैंप को ऑन करता है तो वो नोटिस करता है कि जो लैंप शेड है उसमें बहुत ही अजीब सा स्किन से बना हुआ फेस टाइप, जैसे किसी ने स्किन को पील करके, फेस वाला पार्ट पील करके वहाँ पे चिपका रखा हो, वैसी चीज उसको दिखाई देती है। और ऐसा होते ही उसका पूरा का पूरा ध्यान वहीं पे चला जाता है जहाँ पे उसके फादर ने वो कमेंट किया था, जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जहाँ पे हमें अभी मालूम है कि जहाँ नाजीज ने बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जूइश प्रिजनर्स रखे हुए थे और उनको स्किन किया जाता था, और उनके स्किन का इस्तेमाल करते थे वो लोग लैंप्स बनाने में। अब यहाँ पे टेडी फ्रीक आउट होने लग जाता है और उसको दिख रहा होता है कि वो जो लैंप है वो धीरे धीरे मूव होने लगा है, और वहाँ पे जो फेस है, स्किन वाला फेस जो है वो चिल्लाने लगा है। अब यहाँ पे टेडी का जो बड़ा भाई होता है वो उसको चेक करने के लिए आता है, मगर उसको उसके रूम में कुछ भी अजीब नहीं दिखता। हमें अगला दिन दिखाया जाता है टेडी यहाँ पे मिलता है फिल से और लिली से अपने हाइडिंग स्पॉट में, और वहाँ पर आते ही वो उनको बताने लगता है उसके साथ रात में क्या हुआ था उस चीज को। अब ये सुनने के बाद फिल एकदम फ्रीक आउट करने लग जाता है कि अब नेक्स्ट उसकी ही बारी है। टेडी यहाँ पे सजेस्ट करता है कि उन्हें किसी को बताने की जरूरत है इसके बारे में, मगर फिल बोलता है कि नहीं, क्योंकि कोई भी उनका विश्वास नहीं करने वाला है, खासकर उनके पेरेंट्स खुद ही इस चीज पे विश्वास नहीं करेंगे और उनको कहीं ऐसा ना हो मेंटल असाइलम में भेज दे। इन तीनों के बीच में इसको लेकर डिस्कशन होता है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है, मगर एंड में कंक्लूजन यही निकलता है कि वो लोग इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, खासकर तब तक जब तक वो लोग खुद में फिगर आउट नहीं कर सकते हैं कि मैटी के साथ क्या हुआ है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे उनको कोई एडल्ट नहीं है सुपरविजन के लिए, और इन लोग के साथ जो हुआ है उससे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग लाइब्रेरी जाने वाले हैं इस चीज के रिगार्ड में रिसर्च करने के लिए। उन्हें वहाँ पे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलता है जो बता रहा होता है मैटी के डिसअपियरेंस को लेके। मालूम ये भी चलता है कि ये जो आर्टिकल है इसको पब्लिक फाइल से हटा दिया गया है और इसे क्लासिफाई कर दिया गया है। उस आर्टिकल में लिखा हुआ होता है कि पहले अथॉरिटीज को लगा था कि मैटी भाग गया है, मगर उनको यहाँ पे कोई भी ट्रेस नहीं मिला उसका, तो थ्योरी शिफ्ट हो गया था होमिसाइड पे। उनका यहाँ पे शक था कि हो सकता है कोई होमलेस आदमी हो जिसने ये चीज करी हो, इस चीज में वो इन्वॉल्व हो, मगर तब भी उनको कोई भी इस केस से कनेक्शन में नहीं मिला। यहाँ पे रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि मैटी
मैटी को आखिरी बार 4 जनवरी को देखा गया था मूवी थिएटर में, और ये टेस्टिमनी आई थी वहाँ पे एक एम्प्लॉयर की बेटी की तरफ से। अब ये जानने के बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाके रॉनी से सीधे बात करने वाले हैं, मगर रॉनी इन तीनों को वहाँ पे देख के बहुत ज्यादा इरिटेटेड होती है और बोलती है कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि जो पुलिस वाली अथॉरिटीज हैं वो उसको आके बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुकी हैं, खासकर उसके जो फादर हैं उसको लेके बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि उन अथॉरिटीज ने उसके फादर को एज अ मेन सस्पेक्ट फॉर मैटीज डिसअपियरेंस उनको लगा दिया है। जिसके बाद ये तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं तो फिल को हम देख पाते हैं कि उसने यहाँ पे एक कमेंट पास करा है कि इस चीज में इन लोग को इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। लिली ने तो सिर्फ एक गाना ही सुना था ड्रेनेज पाइप से आते हुए, और ये इन्वॉल्वमेंट बहुत ही बुरा आइडिया है। और जैसे ही रॉनी ये बात सुनती है तो उन तीनों को बोलती है कि वो रुके। अब यहाँ पे वो बताती है कि कुछ दिनों पहले की बात है, एक रात को उसको भी सुनाई दिया था जैसे कि मैडी की आवाज में कोई ड्रेन में से गाना गा रहा है, और उसका जो ड्रेन था जहाँ पे उसने सुना था वो उसके सिंक में नहीं था, उसके बाथटब में था। अब इस चीज को सुन के वो विजिबली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी और वो श्योर नहीं थी कि पक्के तरीके से वो मैटी ही है, बट उसने साथ साथ अजीब अजीब आवाजें सुनी, हंसने की, रोने की, बच्चों की स्पेशली वहाँ से आते हुए, जो बेसमेंट है थिएटर का जो बेसमेंट है वहाँ से आते हुए, जो सीप कर रहा था मेटल डक्ट्स जो है थिएटर में वहाँ पे। खासकर उसने ये भी सुना था कि जैसे कि उसको कोई आवाजें दे रहा है। अब यहाँ पे इन सब के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था, मतलब फिल को छोड़ के बाकी तीनों के साथ ऐसा कुछ ना कुछ हो चुका है, तो इन तीनों चारों के बीच में हम एक बॉन्ड क्रिएट होते हुए देख पा रहे हैं। अब रॉनी को ये सारी चीज से डर तो लग रहा होता है, मगर तब भी वो डिसाइड करती है कि वो इनकी मदद करने वाली है, क्योंकि अब उसको भी जानना है कि मैडी के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। हमें वापस से एयरबेस का दिखाया जाता है और हम देख रहे हैं कि हैमलेट को किसी ने यहाँ पे अटैक कर दिया है आके, जब वो सो रहा होता है, और जो लोग अटैक कर रहे होते हैं उन्होंने एक तरीके का गैस का मास्क पहना हुआ होता है, क्योंकि उनको यहाँ पे जानना होता है उस स्पेसिफिक डिटेल के बारे में। एक क्लासिफाइड एयरक्राफ्ट है, उसके बारे में स्पेसिफिकेशंस जानने होते हैं उनको। यहाँ पे वो बताने को मना कर देता है, तो उसके यहाँ पे जो अटैकर्स हैं वो उसको और जोर से मारने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग गन निकालते हैं, उस पर पॉइंट करने लगते हैं और उसको बोलने लगते हैं कि वो लोग मजाक नहीं कर रहे, वो लोग सीरियस हैं इस चीज को लेके, बल्कि वो बोलते हैं कि वो लोग 3 तक काउंट करेंगे, अगर उसने नहीं बताया तो वो उसको गोली मार देंगे। यहाँ पे हैनलैंड बोल देता है कि वो मार ही दे उसको, क्योंकि वो नहीं बताने वाला। और जैसे ही उसको लगने लगता है कि वो मरने वाला है, रूसो वहाँ आके नॉक करने लगता है दरवाजे पे, और इस मौके का हैनलैंड फायदा उठा लेता है काउंटर अटैक करने में। रूसो दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और जो असैसिन्स हैं उनको मारने लगता है साथ में मिलके। वो लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं और कोई ट्रेस नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे रूसो यहाँ पे पूछने लग जाता है हैनलैंड से कि वो लोग एग्जैक्टली थे कौन, मगर यहाँ पे हैनलैंड बोलता है कि उसको कोई आइडिया ही नहीं है वो लोग कौन है। तब तक अब हमें दूसरे साइड दिखाया जाता है कि फिल, टेडी, लिली, रॉनी ये लोग वापस से उस थिएटर पे आए हैं, क्योंकि जो गाना मैडी गा रहा था वो एक्चुअली में एक मूवी है द म्यूजिक मैन, उसका गाना है। और रॉनी बोलती है कि हो ना हो उस मूवी का एक और कॉपी होने वाला है मूवी थिएटर के बेसमेंट में रखा हुआ। यहाँ पे फिल को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उन्हें वो फालतू सी मूवी देखनी ही क्यों है, मगर यहाँ पे टेडी बोलता है कि हो ना हो मैटी उनसे कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश जरूर कर रहा है। वो लोग मूवी थिएटर में एंटर करते हैं जो डार्क है, खाली है ऑब्वियसली, और रॉनी यहाँ पे दूर से उनको बताती है कि जो मूवी है वो शुरू होने वाली है। जब यहाँ पे मूवी स्टार्ट होने वाली होती है हम देखते हैं कि टेडी वहाँ पे बैठा हुआ है और उसको रोने आने वाला है, जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। लिली इस चीज को नोटिस करती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, और यहाँ पे टेडी उसको बोलता है कि वो ठीक तो है, मगर वो मैटी के साथ क्या हुआ इस चीज को लेके सोचना बंद नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड होता है ये सोच सोच के कि अगर उसे पता होता तो उस चीज को रोकने के लिए वो क्या करता। साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में होता है, और सेम फीलिंग हम देख पा रहे हैं कि लिली भी शेयर कर रही है। वो यहाँ बोलती है कि मैडी को उसकी जरूरत थी, मगर इंस्टेड वो वहाँ उसके लिए थी नहीं, और बल्कि उसने उसको अपने से और दूर पुश अवे कर दिया था। और अब जब वो नहीं है यहाँ पे तो इस चीज का जो गिल्ट है उसको बहुत ही ज्यादा अंदर से खा रहा है। यहाँ पे टेडी बोलता है कि उन लोगों ने जो यहाँ मैडी के साथ करा था वो और भी ज्यादा बुरा था। अगर वो लोग उसके बर्थडे पार्टी में चले जाते जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था तो हो सकता है कि चीजें जो अभी हुई हैं वैसी वो नहीं हुई होती। फिल बोलता है कि यहाँ पे इन सारी चीजों को लेके किसी की भी कोई गलती नहीं है, मगर वो खुद भी रोने लग जाता है, इनके पेन को शेयर कर रहा होता है। यहाँ पे मूवी तो अभी हम देखते हैं शुरू हो गई है, और जो गाने का मेलोडी इन लोगों ने सुना था ड्रेन पाइप से आते हुए वो हमें सुनाई दे रहा है। शुरुआत में तो सारी चीजें नॉर्मल दिख रही होती हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मगर अचानक से हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पे मैटी अपीयर हुआ है, और उसके हाथ में वो मूवी के बीचों बीच अपीयर हुआ है बाय द वे, और उसके हाथ में एक बेबी है। और हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि वो वही क्रीचर है, वो मॉन्स्टरस क्रीचर है जो उसको
ले गया था अपने साथ। हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जिस फैमिली के साथ मैटी लास्ट हमें दिखाई दिया था वो भी हम लोग स्क्रीन में उस मूवी के पार्ट में उसको देख पा रहे हैं। ये सारी चीज को देख के ये सब बहुत ही ज्यादा शॉक में होते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि वो लोग क्या देख रहे हैं। उन्होंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो लोग मैटी को यहाँ पे उस मूवी का पार्ट होते हुए देख पाएंगे। और जो पूरा सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा उन्हें ओवरवेलम कर रहा होता है। मगर उससे भी ज्यादा बुरी बात ये होती है, हम नोटिस करते हैं कि मैटी उनको वहाँ पे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो लोग यहाँ पे और इसलिए डिस्टर्ब हो रहे होते हैं कि वो लोग मैटी को देख पा रहे हैं, मगर उससे ज्यादा अनबिलीवेबल बात ये होती है कि मैटी उन सबको देख पा रहा होता है थ्रू द मूवी स्क्रीन। धीरे धीरे वो लोग मैटी से स्क्रीन के थ्रू ही बात कर रहे होते हैं और हम देख रहे हैं कि मैटी धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। और जैसे जैसे वो आगे आ रहा होता है तो बैकग्राउंड जो है वो धीरे धीरे और डार्क होता जा रहा है, जो और ही ज्यादा क्रीपी फसाड दे रहा होता है चीजों को। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैटी यहाँ पे इनसे पूछता है कि क्या वो लिली, फिल और टेडी हैं। तो ये लोग अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं और उसको बोलते हैं कि वो और पास आए। मैटी बोलता है कि वो वहाँ पे इस सिचुएशन में इस वजह से है क्योंकि इन्होंने उससे झूठ बोला, क्योंकि जब इसको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो लोग नहीं थे। तभी हम देखते हैं कि जो बेबी यहाँ पे उसने पकड़ा हुआ होता है वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है और मैटी अपना सिर उसके तरफ नीचे करता है। और जब वो धीरे धीरे अपना फेस वापस ऊपर करता है तो हम उसका टोटली एक्सप्रेशन चेंज देख पा रहे हैं। ये चीज देख के बाकी सब बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं और देखते ही देखते वो जो बेबी होता है उसको मैटी अपने हाथ से स्क्रीन के थ्रू फेंकने लगता है इनके तरफ। और वो जो बेबी है वो एक्चुअली क्रैश करते हुए उस स्क्रीन के थ्रू इनके तरफ आने लगता है। और जैसे ही वो स्क्रीन के थ्रू निकलता है तो जो साइज है उस क्रीचर का वो ट्वाइस हो गया होता है। वो जो क्रीचर है मॉन्स्टरस वाला वो पूरी जगह उड़ने लग जाता है और सब उसको देख के पैनिक करने लगते हैं। फिर यहाँ पे वापस से चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाता है कि क्या चीज है ये, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो एलियन वाली कॉन्स्पिरेसीज ही चल रही होती हैं। और वो उसको ऐसा लग रहा होता है कि हो सकता है कि इन्होंने म्यूटेशन के थ्रू एक बड़ा सा जायंट सा बेबी क्रिएट करा है एयरबेस में। वो जो क्रीचर होता है वो इनके ऊपर उड़ रहा होता है और लिली अपनी ही जगह फ्रीज कर गई होती है डर के मारे, अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। हम देख रहे हैं कि वो जो क्रीचर है वो यहाँ पे फिल पे बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करने लगता है और साथ ही साथ टेडी के साथ भी। हम यहाँ देख रहे हैं कि रॉनी प्रोजेक्शन रूम में होती है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है वहाँ से भाग के, मगर जो दरवाजा है प्रोजेक्शन रूम का वो लॉक हो जाता है और वो अंदर ही बंद हो जाती है। अब लिली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है, सूजी को यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो जो क्रीचर होता है वो उसको भी अटैक कर देता है। हम देख रहे हैं कि रॉनी यहाँ पे एक छोटा सा विंडो टाइप है डोर में बना हुआ, उसको तोड़ के एस्केप करने की कोशिश करती है और फिर भागते वो लिली के पास जाती है और दोनों थिएटर से बाहर निकलते हैं। और रॉनी यहाँ पे पीछे से दरवाजे को लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वो जो क्रीचर है वो अंदर ही बंद हो जाता है। लिली अभी भी बहुत ही ज्यादा शॉक में होती है, सारी चीजें जो उसने अभी देखी हैं होते हुए, उसके बाद तो उसको किसी भी चीज पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। चीजें और ज्यादा बुरी तब हो जाती हैं जब वो रियलाइज करती है कि उसने अभी भी सूजी का हाथ पकड़ा हुआ है। और इसके साथ ही पहला एपिसोड इस सीजन का खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।